साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बारिश और बाढ़ से यूपी के कई जिले प्रभावित हुए हैं। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर जाएंगे, जहां वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को हवाई निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जेबी जैन कॉलेज स्थित राहत शिविर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही कांवड़ यात्रा का भी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ को लेकर अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम के आगमन की जानकारी प्रशासन को मिलते ही जिला पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और हवाई निरीक्षण करेंगे। बता दें, जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ से लोग ग्रसित नजर आ रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इसको गंभीरता से लेते हुए आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है, मानसून ने दस्तक देने के बाद से ही ऐसे कई जिले बाढ़ से ही प्रभावित देखे जा सकते हैं। कई ऐसे शहर के क्षेत्र हैं जो जलजमाव से पीड़ित है। अगर देखा जाए तो दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसके कई पौष इलाके जो है यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद डूबने लगे हैं। उसके लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और बात करें तो नदियों के पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद से नदियां उफान पे है और कई ऐसे तटीय क्षेत्र हैं, जो गांव ऐसे हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वहां बाढ़ ने अपना कहर दिखाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ के हालात हैं, क्या स्थितियां हैं। सहारनपुर के जैन अगर कॉलेज की बात करें, जहाँ पे बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है, वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और शिविर पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं को देखेंगे कि जो बाढ़ से प्रभावित लोग इस शिविर में आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई असुविधा का सामना तो उन्हें नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को भी हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। और सावन का महीना है और इस बार सावन लगभग 2 महीने तक है, 8 सोमवार है। ऐसे में शिव भक्त कांवड़ियों का रूप लेके अलग अलग स्थानों से जल लेकर भगवान भोले के जलाभिषेक करने को जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो टुकड़ों की संख्या में ये कांवड़ यहाँ चलते रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं। इसके लिए तमाम शासन प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की है, चाहे यातायात हो, चाहे क्षेत्रीय व्यवस्थाएं हो। इसका भी सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री खुद इन सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार बाढ़ को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। इसके पहले भी अपने आला अधिकारियों से वो बातचीत करते थे और राहत प्रबंधन जो विभाग है उसको यह दिशा निर्देश दिया जा चुका था। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम को भी अलर्ट किया जा चुका था कि आप अपनी स्थिति को मजबूत जमाए रखिएगा। अगर बात करें तो बाढ़ के लिए आज आला अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद मुख्यमंत्री स्थापित कर सकते हैं। विवेक, जिस तरह से सहारनपुर में भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री बाढ़ को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं? सीधी बात है कि जब बाढ़ की स्थिति होती है तो वहां से लोगों को पलायन करना पड़ता है। घरों के घर डूब जाते हैं। लोगों के पशु जानवर जो पालतू पशु है उनको लेकर वहां से जाना पड़ता है। तो ये काफी एक मुश्किल प्रक्रिया है। और देखा जाए तो राहत शिविर लगाए गए हैं, उन राहत शिविर को लोग को रहना पड़ रहा है। हालांकि घर जैसी व्यवस्थाएं इस राहत शिविरों में नहीं होती है, लेकिन एक सुरक्षित स्थान पे ऐसे कैंप और राहत शिविर लगाए जाते हैं जहाँ पे भोजन, दवाइयाँ, तमाम तरह की व्यवस्थाएं बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस राहत शिविर का भी दौरा करेंगे। उसके बाद वहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके एक संवाद स्थापित करके बाढ़ के स्थिति से जल्द निपटने की
कार्रवाई का भी आदेश दे सकते हैं और तमाम जरूरी चीजें जो इन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए, पशुओं के लिए जो भी जरूरी दिशा निर्देश होंगे तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को देंगे ताकि इस स्थिति से जल्दी से ऊपर आ जा सके। जी विवेक, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सहारनपुर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हवाई सर्वेक्षण में ये पाएंगे कि ये इलाका बाढ़ से ग्रसित है और यहाँ पे दिक्कतें ज्यादा है तो इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसके बाद इसको और भी आर्थिक मदद मिलने लगेगी और राहत और आपदा सरकार विभाग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से यहाँ पे संभाले हुए है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं वहां। हृदय से अभिनंदन करता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जिससे उत्तर प्रदेश को मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ने में और दुनिया के अंदर क्या कुछ अच्छा हो रहा है इसको जानने का एक अवसर उत्तर प्रदेश के हमारी टीम को भी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री में भी 2 शब्द कहना चाहूँगी। टीम को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस स्केल को स्किल के साथ जोड़ने के इस बड़े अभियान के साथ पार्टनरशिप करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अनुभव होंगे। आप लोग यूएस से आए हैं, इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए वहाँ पे एक अच्छा माहौल है। पिछले 9 वर्षों के दौरान आपने भारत के अंदर भी देखा होगा कि नए नए स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। यूनिकॉर्न के रूप में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है और उत्तर प्रदेश भी इन वर्षों में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने उदाहरण हो सकती हैं, खासतौर पर कोविड मैनेजमेंट का। भारत ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया के अंदर एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस पूरे कोविड मैनेजमेंट का जो बेहतरीन प्रदर्शन हमने देश के अंदर किया, 24 से 25 करोड़ की आबादी तो उत्तर प्रदेश की है। लगभग 6 करोड़ की आबादी अदर स्टेट की भी यूपी पे निर्भर करती है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। और देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर, बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में देश के अंदर कोविड प्रबंधन के लिए रहा है। और अगर आप भारत का परिणाम भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रदर्शन किया वह दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए एक उदाहरण है। खासतौर पर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाना, भारत के 12 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन की 2-2 डोजेस और एक उम्र के बाद के लोगों को आवश्यकता पड़ी तो प्रिकॉशन डोज भी फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य भारत ने किया था। दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति करने में भारत ने अपना योगदान दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम सबकी आंखों को खोलता है, वो ये कि जैसे कोविड प्रबंधन इतनी बड़ी आबादी के बीच में संक्रमण को रोकते हुए, हर नागरिक की जान को बचाते हुए एक और भारत यह कार्य कर रहा था। मृत्यु दर दुनिया के अंदर न्यूनतम, और परिणाम क्या थे? अगर आप केवल संख्या के आधार पर भी देखेंगे तो यूएस की आबादी की 4 गुना आबादी भारत की है और इस 4 गुना आबादी में भारत के अंदर जो कुल मृत्यु हुई है
वह यूएस से आधी हुई है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम लोग स्किल और स्केल दोनों मिल जाएंगे तो हम और भी बेहतरीन परिणाम दुनिया के अंदर दे सकते हैं। और यह पार्टनरशिप एक बेहतरीन अवसर होगा जब हम लोग इस फील्ड में, खासतौर पर इसमें हमारे प्रतिष्ठित संस्थान तो इसके साथ जुड़ी रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी इसके साथ जुड़ करके इसको सपोर्ट करेगा, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। उत्तर प्रदेश ने अपने स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हमारे स्टार्टअप स्थापित हुए हैं उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने तमाम रिलैक्सेशन दिए हैं, उनको प्रोक्योर करने के लिए भी हमने एक व्यवस्था दी है। और इसमें अन्य जो भी भारत के लिए आज का दिन बहुत ही अहम साबित होने वाला है। पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। देश के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज भारत श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग करेगा। सबसे खास बात यह है कि इस मिशन को फ्रंट से लीड कर रही हैं रॉकेट वुमेन नाम से मशहूर स्पेस साइंटिस्ट ऋतु करिधाल श्रीवास्तव। चंद्रयान-3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधाल को सौंपी गई है। ऋतु करिधाल चंद्रयान-3 के मिशन डायरेक्टर के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगी। बता दें कि ये चंद्र मिशन साल 2019 के मिशन 2 का अनुवर्ती मिशन है। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का है। चंद्रयान-2 मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडिंग विक्रम पथ विचलन के चलते सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। बता दें कि आज का दिन देश के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग आज है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 2:35 पर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। बता दें दुनिया देखेगी भारत की ताकत जब चंद्रयान-3 मिशन होगा लॉन्च। चंद्रयान-2 का फॉलोअप है चंद्रयान-3। 75 करोड़ का मिशन है चंद्रयान-3। GSLV-M-K3 रॉकेट से होगा लॉन्च। चंद्रयान-3 में एक लैंडर और रोवर जाएगा। इस मिशन पर नहीं जाएगा ऑर्बिटर। दुनिया देखेगी भारत की ताकत। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए आज का दिन बेहद ही खास है। चंद्रयान-3 आज उड़ान भरने वाला है। जी बिल्कुल, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। और इस तरीके से बात करें तो आज चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जा सकता है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर करीब 2:35 पर चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान का मिशन कुल 651 करोड़ का ये बजट है और भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अगर भारत चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग कर लेता है, सफल लॉन्चिंग और लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन सकता है। इसके पहले रूस, अमेरिका और चाइना ये कारनामा कर चुके हैं। जिस तरीके से बात की जाए कि भारत लगातार हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, उसी क्षेत्र में अगर उसी कड़ी में अगर बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही भारत लगातार आत्मनिर्भर बनते हुए चला जा रहा है। अगर बात करें तो एक समय बैलगाड़ी से रॉकेट लॉन्चर को स्पेस सेंटर पर ले आया गया था और अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। वो दिन है और आज का दिन है कि भारत चंद्रयान-3 लॉन्च कर रहा है। हालांकि 2019 में चंद्रयान-2 की तैयारी की गई थी, लेकिन लॉन्चिंग के बाद से ही संपर्क उसके लैंडर का उससे टूट गया था और यह मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान-3 उसी फेल हुए मिशन का एक अनुवर्ती प्रोग्राम है, या कह सकते हैं कि चंद्रयान-3 के द्वारा अधूरे कार्यों को पूरा किया जा रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उड़ान काफी ऐतिहासिक साबित होने वाली है। भारत एशिया का
दूसरा ऐसा देश होने वाला है जो चंद्रयान 3 के माध्यम से सफल लैंडिंग करा सकता है। तो इस ऐतिहासिक क्षण के लिए 2:35 का इंतजार करना होगा मयूरी। और जी। जिस तरीके से देखा जाए इसकी कमान लखनऊ की एक महिला वैज्ञानिक ऋतु करधाल के हाथों है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है और रॉकेट वुमन के नाम से भी उनको बुलाया जाने लगा है। विवेक, चंद्रयान 2 से कैसे अलग है ये चंद्रयान 3? देखिए, अगर बात की जाए तो ये यान पूरी तरीके से तैयार है। अगर बात करें तो इसमें लॉन्चिंग LVM-3 में फिट किया गया है। इसका बजट पूरा 651 करोड़ रुपया है। अगर बात करें तो लैंडर को चांद पर उतारने के बाद ही चंद्रयान या फिर किसी भी यान की सफल लैंडिंग मानी जाती है। अगर बात करें तो इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा और चांद चांद की धरती पर एक लूनर के हिसाब से लैंडर उतरता है। एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है और चंद्रयान 3 की लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां पे सूरज ना हो। तमाम तरह की तकनीकी चीजें हैं, तमाम तरह के वैज्ञानिक कारण है, जिसके आधार पर ये चीजें प्रक्रिया स्वरूप सफल होती है। इसके बाद अगर बात करें किस तरीके से ये अलग है तो पहले चंद्रयान 2 के बारे में हम जान लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और 14 अगस्त को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी से अपनी कक्षा को छोड़ा था। फिर 6 दिन बाद ही चंद्रमा की कक्षा में इसने प्रवेश किया और 6 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया था। यानी यह कह सकते हैं कि उसका संपर्क टूट गया था। अगर बात करें तो तकरीबन 7 सितंबर को 1 से 2 के बीच में इसको लैंड करना था और चंद्रमा की सतह से 201 किलोमीटर की दूरी थी। तभी इसका इसरो से संपर्क टूट गया और इसके बाद से ही ये मिशन फेल हो गया। अगर बात करें तो इस मिशन के फेल होने के अगले दिन के बाद से ही भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की तैयारियों में जुटे हुए थे और आज वो ऐतिहासिक क्षण है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और तकरीबन 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 की एक सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर होगी। जी विवेक, चंद्रयान 2 की नाकामी को देखते हुए इस चंद्रयान 3 में टोटल 21 बदलाव किए गए हैं। वो कौन से 21 बदलाव किए गए हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो तमाम तरीके की बदलाव इसमें किए गए हैं। बजट का भी बदलाव किया गया है। अगर देखा जाए तो चंद्रयान 2 में 48 दिनों में 30,44,000 किलोमीटर की यात्राएं की थी। इसके बाद इस मिशन पर चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 में का बजट तकरीबन 300 करोड़ कम है। 151 करोड़ का चंद्रयान 3 का यह बजट है। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने कम से कम बजट में बेहतर से बेहतर चीजें करने का संकल्प लिया था और आज वो संकल्प सिद्ध होने वाला है। इसके अलावा जो समस्याएं चंद्रयान 2 के दौरान उत्पन्न हुई थी, उन सभी समस्याओं को देखा गया, समझा गया और उसका एक विकल्प तैयार करके चंद्रयान 3 में इसका उपयोग किया गया। इन तमाम बदलावों के बाद चंद्रयान 3 जो है वो अब तैयार है लॉन्चिंग के लिए और इसके बाद एक सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक इतिहास रचेगा। विवेक, इस समय जो चर्चा का विषय बनी हुई है ऋतु करिधाल श्रीवास्तव जो लखनऊ की हैं, जिनको एक बार फिर से चंद्रयान 3 की जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चंद्रयान 3 की जिम्मेदारी उनको सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 को कराने के लिए जिम्मेदारी लखनऊ की महिला वैज्ञानिक ऋतु करधाल को दी गई है, तो अपने आप में ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी पेश करता है। लगातार ऐसे उदाहरण पेश किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, नारियों के सम्मान की बात भारत में की जाती है, लेकिन ऋतु करधाल जैसी महिलाओं का व्यक्तित्व ही महिला सशक्तिकरण का एक सीधा उदाहरण है। ये महिला वैज्ञानिक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और वो इस प्लेटफॉर्म पे इस ऊंचाइयों पर आज अपने अगर बात करें तो जिस तरीके से वो पहुंची हुई है, वो कामयाबियों का एक सफर तय करते हुए यहाँ पे पहुंची है। तमाम संघर्षों से गुजरते हुए ऋतु करधाल यहाँ तक पहुंची है कि चंद्रयान 3 जैसे मिशन को लीड करने की जिम्मेदारी इसरो के इसरो ने इन महिला वैज्ञानिक को दिया हुआ है और ऋतु करधाल इसमें सफल हो, ये सभी इस देशवासी दुआ कर रहे होंगे। और जिस तरीके से चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, चंद्रयान 3 के साथ इस तरह की कोई भी स्थिति न हो, ये सभी देशवासी जरूर दुआ कर रहे होंगे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की वाइस कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि आजम के लिए वाइस श्रेणी की सुरक्षा बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। वीवीआई को सुरक्षा दिए जाने के संबंध में पिछले साल एक बैठक हुई थी। ये बैठक 8 नवंबर 2022 को हुई थी, जिसमें आजम खान की सुरक्षा को लेकर भी फैसला हुआ है। वाइस श्रेणी की सुरक्षा के तहत वीवीआईपी नेता की सिक्योरिटी में कुल 11 जवान तैनात होते हैं, जिसमें 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। बता दें कि आजम खान को यह बड़ा झटका लगा है। आजम खान की वाइस श्रेणी सुरक्षा हटाई गई है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद आजम खान की वाइस श्रेणी सुरक्षा को हटा दिया गया है। बता दें कि राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने ये बड़ा फैसला लिया है आज, जिसके कारण आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान की वाइस श्रेणी सुरक्षा हटा दी गई है। बता दें वीवीआई की सुरक्षा दिए जाने के संबंध में पिछले साल एक बैठक हुई। ये बैठक 8 नवंबर 2022 को हुई थी, जिसमें आजम खान की सुरक्षा को लेकर भी फैसला हुआ। वाइस श्रेणी की सुरक्षा के तहत वीवीआईपी नेता की सिक्योरिटी में कुल 11 जवान तैनात होते हैं, जिसमें 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी होते हैं। बता दें कि आजम खान को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है। आजम खान की वाइस श्रेणी की सुरक्षा हटा दी गई है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने यह फैसला लिया है और कहा है कि कोई औचित्य नहीं पाया गया है वाइस श्रेणी की सुरक्षा बनाए रखने के लिए। बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि आजम खान के लिए वाइस श्रेणी की सुरक्षा बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। वहीं इसके बाद यह फैसला लिया गया और आजम खान की वाइस श्रेणी की सुरक्षा हटा दी गई है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा विभाग की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया कि आजम खान के लिए वाइस श्रेणी की सुरक्षा बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। राज्य स्तरीय समिति ने यह फैसला लिया है। आजम खान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आजम खान की वाइस श्रेणी सुरक्षा को हटा दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता है आजम खान, जिनकी वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि आजम खान के लिए, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की वाइस श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई है, क्या वजह है सुरक्षा हटाने की? देखिए मयूरी की, जिस तरीके से आजम खान की बात करें तो तत्कालीन जो सरकार थी, सपा सरकार, उसमें जिस तरीके से आजम खान मंत्री थे तो उनको जिस तरीके की सुरक्षा दी गई थी, उस सुरक्षा में लगभग 90 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन जैसे ही सपा सरकार गई थी, उसके बाद से जब भाजपा सरकार आई, लेकिन तब भी ये सुरक्षा पूरी तरीके से मुहैया कराई गई थी। लेकिन तब जो है 11 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से आजम खान जेल में जब बंद हुए, जेल में बंद होने के बाद बीमारी के तहत उनको जमानत पर जब बाहर आए हुए, इस दौरान भी जो उनके पास सुरक्षा थी, इस मामले को लेकर के जिस तरीके से बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था, उसके बाद ही अब ये फैसला लिया गया और उसके बाद ये तो सुरक्षा हटा ली गई है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए आजम खान की, तो आजम खान के द्वारा लगातार जो प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, क्योंकि कुछ साल 2024 के चुनाव में अपने बेटे अब्दुल्ला की तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से चुनाव को लेकर के लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। इस बीच तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए उनकी, क्योंकि उनके द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद अब जो वाइस श्रेणी सुरक्षा है वो हटा दी गई है, क्योंकि मंत्रियों को ज्यादातर इस तरीके की सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि अब ना तो वो विधायक हैं ना ही मंत्री हैं, क्योंकि उनकी विधायकी भी जा चुकी है और विधायकी जाने के बाद अब उनके पास सुरक्षा जो कर्मी तैनात किए जाते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसको लेकर के फिलहाल अब सुरक्षा हटा ली गई, क्योंकि इस तरीके का एक पत्र जो पुलिस अधीक्षक को लिखा गया था, उसका संज्ञान लेते हुए इस जो सुरक्षा थी वो हटाई गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब इस मामले पर लेकर के राजनीति जो कलियारा है वो भी कहीं ना कहीं गर्म हो सकता है। तो जिस तरीके से आजम खान की बात की जाए तो आजम खान के द्वारा कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है चुनाव के दौरान अभी जो कई हत्याएं हुई थी, क्योंकि सपा सरकार के कई ऐसे मंत्री थे, चाहे सोनम प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो जिस तरीके
पे हमला हुआ था उसके बाद से कहा जा रहा था कि सपा के जो भी मंत्री या विधायक रहे हैं उनके ऊपर लगातार अटैक होगा और उनकी सुरक्षा हटाई जाएगी। और अब जिस तरीके से सुरक्षा हटाई गई है तो इस मामले को लेकर के भी कहीं ना कहीं अगले राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा सकता है। फिलहाल अब वो देखना ये होगा कि जिस तरीके से सुरक्षा हटा ली गई तो क्या सुरक्षा इनको दोबारा मुहैया कराई जाएगी या फिर बिना सुरक्षा के कर्मियों के ही अब ये लोगों के बीच पहुंचेंगे। कलीम देखें, आजम खान के लिए ये एक बड़ा झटका है। एक वक्त हुआ करता था जब आजम खान के साथ 95 सुरक्षा कर्मी साए की तरह चला करते थे। जाहिर सी बात है मयूर जी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की बात करें, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उस सरकार में जो मंत्री होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है, कहीं कहीं उनको खुशी की लहर जो होती है उसके बीच भी शामिल होना पड़ता है। लेकिन अब जिस तरीके से तत्कालीन जो सरकार थी, सपा सरकार, क्योंकि वो सरकार जा चुकी है और अब भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार में इनकी जो सुरक्षा कर्मी थे वो तो हटाए गए थे, लेकिन फिलहाल इनको 11 सुरक्षा कर्मी दिए गए थे, क्योंकि तब भी ये विधायक थे, क्योंकि रामपुर की जो विधायक इनकी सीट थी वो चली गई थी जो जेल होने के बाद से। क्योंकि अब जब जेल से बाहर आए तो जाहिर सी बात है इनके पास ना तो विधायकी है, ना ही सांसदी और ना ही अब वहां के किसी तरह के कोई नेता रह गए। केवल अब ये अपने बेटे अब्दुल्ला की विधायकी के लिए लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। फिलहाल अब जो सुरक्षा की बात है कि जिस तरीके से बैठक हुई थी उस बैठक में ये निर्णय लिया जाता, क्योंकि आजम खान का जो मुद्दा था साल 2022 में इस तरीके की जो बैठक हुई थी उसमें जो मुद्दा लिया गया था कि जो सुरक्षा अब आजम खान को दी गई है, जो पुलिसकर्मी उसमें तैनात किए गए हैं वो पुलिसकर्मी वापस ले जाए। फिलहाल अब ये जो झटका मिला है, इस झटके के बाद जैसा कि मयूरी जी आप जान रही हैं कि अब जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में हर छोटे मुद्दों को लेकर के राजनीतिक गलियारों में गर्माहट तेज होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आजम खान की जो सुरक्षा हटाई गई है, क्योंकि अभी तक जो 95 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे, लेकिन अब जो 11 पुलिसकर्मी थे वो भी हटा लिए गए हैं। फिलहाल ये जो झटका है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है और भाजपा सरकार पर निशाना भी इस मामले को लेकर के साधा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो सुरक्षाकर्मी हटाए गए और जो गंभीर आरोप आजम खान के द्वारा लगाए जा रहे थे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है एक जनसभा के दौरान आजम खान ने ये बयान दिया था कि आजम खान की सुरक्षा भी हटाई जा सकती है और आखिरकार उनकी सुरक्षा हटा दी गई है। फिलहाल अब ये सुरक्षा हटाने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि जो आजम खान कहा जाए जो पैतरा खेल रहे थे, क्या वो पैतरा वाकई साबित हो रहा है इस चुनाव को लेकर के? जो लोगों को एकजुट करने का जो तरीका था क्या वो भी साबित होगा? क्योंकि जो पैतरे खेले जाते हैं, दांवपेच खेले जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आजम खान के पाले में गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो सुरक्षा की बात है, क्योंकि सुरक्षा ही का उनका एक मेन जो टारगेट था कि सुरक्षा को लेकर के ये जो एक दांव खेलेंगे लोगों के बीच में, वो दांव का अब आजम खान को मौका भी मिला है। क्या इस दांव को लोगों के बीच ये करमा पाएंगे? क्योंकि यही एक मुद्दा बचा था उनके पास कि वो लोगों के बीच एकजुट हो सकते हैं। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।